आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस मुलाकात से करेंगे जिस पर पूरी दुनिया अपनी नजरें गड़ा कर बैठी है। और यकीन मानिए, इस मुलाकात के बाद वैश्विक राजनीति में कई नए समीकरण जुड़ने वाले हैं और इससे नया वर्ल्ड ऑर्डर भी तय होने वाला है। ये मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल यानी 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में होगी। अमेरिका और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये बात भी सब जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी है। एक तरफ चाइना अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने के लिए वो संघर्ष कर रहा है और इसी संघर्ष के बीच ये मुलाकात होने वाली है। आज से कुछ दशक पहले तक दुनिया के नक्शे पर दो बड़ी महाशक्तियां होती थी, जिनमें एक था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। उस वक्त दुनिया के ज्यादातर जो देश थे इन दोनों महाशक्तियों के बीच बटे हुए थे और ये बाइपोलर वर्ल्ड था जहां बाकी देशों को ज्यादा स्थान नहीं मिलता था। अमेरिका की छवि एक सुपर पावर की थी, तो या तो आपको अमेरिका के खेमे में जाना पड़ता था या आपको रशिया के सोवियत यूनियन के खेमे में रहना पड़ता था। बाइपोलर वर्ल्ड। लेकिन आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में वैश्विक राजनीति पूरी तरह से बदल गई है और अब इसमें कई देश दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। चाइना की भूमिका बहुत अहम है, जो अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और इस मुलाकात को भी चाइना एक मौके के रूप में बनाने की कोशिश करेगा। इस मुलाकात में यह नहीं देखा जाएगा कि दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर सहमति बनी और क्या समझौते हुए, बल्कि इस मुलाकात से यह तय होगा कि कौन सा देश पहले झुकता है और अपने विरोधी के सामने कमजोर पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात से पहले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खास दोस्त और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाले उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक खास संदेश देना चाहा है और यह संदेश शायद ये बताने के लिए हो सकता है कि उत्तर कोरिया चीन के साथ मजबूती से खड़ा है। जिस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुए, उसी वक्त उत्तर कोरिया ने एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल पूछा गया कि क्या किम जोंग उन इस मिसाइल परीक्षण से अमेरिका को कोई संदेश देना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि वो किम जोंग उनसे मिलना चाहते थे और यह मुलाकात आज नहीं तो आने वाले दिनों में जरूर होगी। किम जोंग उनको राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दोस्त माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अब उत्तर कोरिया के साथ भी रिश्ते सुधारना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। 1950 के दशक में जब कोरियाई युद्ध लड़ा गया था, तब अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का साथ दिया था, जबकि चाइना ने उत्तर कोरिया का साथ दिया था और तभी से उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी है। किम जोंग उन की उम्र 41 साल है। उनके लिए कहा जाता है कि वो किसी से नहीं डरते और ना ही किसी पर विश्वास करते हैं। अगर उत्तर कोरिया में कोई नागरिक किम जोंग उन के पिता की पुण्यतिथि पर शोक नहीं मनाता, तो किम जोंग उन उसे देशद्रोही मान लेते हैं। उनका राष्ट्रवाद ही अमेरिका के खिलाफ नफरत पर टिका हुआ है। इन बातों से आप ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप, अगर आप देखिए तो किम जोंग उन को अपना दोस्त तो बनाना चाहते हैं, लेकिन किम जोंग उन खुद अभी ऐसा कभी नहीं करेंगे और दक्षिण कोरिया चाइना के प्रति ही वफादार रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश अमेरिका के लिए वफादार रहते हैं। और इसका सबसे ताजा उदाहरण जापान की नई प्रधानमंत्री सानाए तकाइची ने दिया है और ये कहा है कि जापान की सरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करेगी। इस ऐलान के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जापान की सरकार से बहुत खुश है और वो प्रधानमंत्री सानाए तकाइची की खूब तारीफ कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं ये मुश्किल सवाल क्या है इसमें? ये सवाल ये है कि जो अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है, सबसे बड़ा व्यापारी है हथियारों का, जिसके हथियारों से खून खराबा हो रहा है, जिसके हथियारों से विश्व में अलग अलग जगहों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं, उस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो शांति के चैंपियन बनना है, उनको तो चाहिए नोबेल। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। अब जरा कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखना चाहते हैं, उसको देखिए, उसको समझिए, क्योंकि यूरोपियन काउंसिल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोपीय देशों ने इस साल अपने रक्षा बजट में औसतन कितनी वृद्धि की है? यूरोपियन यूनियन की हम बात कर रहे हैं
11%। जी हां, आपने सही सुना है, औसतन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों ने रक्षा बजट में औसतन 11% की वृद्धि की है, इजाफा किया है, बढ़ाया है। यूरोप के जो देश पहले शिक्षा पर, रिसर्च पर ज्यादा पैसा खर्च करते थे, वो क्या कर रहे हैं अब तमाम देश? वो अब हथियारों की खरीद कर रहे हैं, बेहिसाब पैसा लगा रहे हैं। और फायदा किसको हो रहा है? ज्यादातर हथियार किससे खरीदे जा रहे हैं? अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। अब समझिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो देशों पर दबाव बनाकर उन्हें इस बात के लिए भी सहमत कर लिया है कि वो अपनी जीडीपी का 5% पैसा रक्षा बजट पर खर्च करें, क्योंकि कई देश ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका के हथियारों की और ज्यादा बिक्री हो रही है। यूरोप के अलावा अमेरिका, अरब और दुनिया के बाकी देशों को भी सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है। इनमें सऊदी अरब ने 12.5 लाख करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया, कतर ने 3,70,000 करोड़, इजराइल ने 56,000 करोड़, ऑस्ट्रेलिया ने 75,000 करोड़, पोलैंड ने 33,000 करोड़ और यूएई भी अमेरिका से 12,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद रहा है। सोचिए, अमेरिका इतने हथियार तब बेच रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। वाह! आज बड़ा सवाल यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सबसे बड़ा दावेदार बताना, इसके लिए उन्हें नामांकित करना कहां तक सही हो सकता है? लेकिन जापान यही कर रहा है और जापान की नई प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची कह रही हैं कि कहा है कि उनकी सरकार राष्ट्रपति ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामांकित करेगी। वैसे विडंबना ही है कि इसी अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर दुनिया का पहला परमाणु हमला किया था, जिसमें 2,14,000 लोग मारे गए थे। लेकिन आज आप देखिए कि समय पूरी तरह से पलट चुका है और जापान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शानदार मेहमान नवाजी हुई, जिसकी तस्वीरें अब पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रही हैं। टोक्यो में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जिस लंच का आयोजन हुआ, उसमें भी खास तौर पर अमेरिकी चावल और अमेरिकी बीफ परोसा गया। और यह भी तब हुआ जब जापान में चावल को राष्ट्रीय पहचान से जोड़कर देखा जाता है। जापान के कई लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को लंच में जापान के चावल क्यों नहीं परोसे गए। लेकिन जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का कहना है कि वो अमेरिका के प्रति सद्भावना जताना चाहती थी, इसलिए इस बार राष्ट्रपति ट्रंप को लंच में अमेरिकी चावल परोसे गए। लेकिन अगर आप इसमें पूछेंगे तो ये एक राजनीतिक कारण था। वास्तविक कारण तो यह है कि जापान और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसमें अमेरिका ने दबाव बनाकर इस शर्त को शामिल कराया कि जापान अमेरिका से चावलों के आयात को 75% तक बढ़ाएगा। वैसे आज बात सिर्फ अमेरिकी चावल की नहीं है, बल्कि आज बात रेयर अर्थ मिनरल्स की भी पूरी दुनिया में हो रही है। और ये रेयर अर्थ मिनरल्स यानी जो बहुत ही विलुप्त ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत कम मिलते हैं, और इसी वजह से अमेरिका और जापान के बीच एक नया समझौता भी हो गया है इस पर। देखिए, और ये भी देखिए कि जब राष्ट्रपति ट्रंप और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए तो दोनों नेता काफी उत्साहित नजर आए। इस समझौते के तहत दोनों देश रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देंगे और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है। आज भी जब दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली है, तब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों का रहने वाला है। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस तरह कच्चे तेल को लेकर इतिहास में युद्ध लड़े गए, कई देशों में खून खराबा हुआ, क्या वैसे ही संघर्ष अब इन विलुप्त अर्थ मिनरल्स के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं लेकिन जिनकी बहुत सख्त जरूरत है, ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर ही सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ा संघर्ष होगा। और इसकी वजह है कि आज हम आपको ये क्यों कह रहे हैं। असल में आज से 3 दशक पहले तक अगर देखिए, अमेरिका और पश्चिम के विकसित देश रेयर अर्थ मिनरल्स को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इन देशों का मानना था कि इन दुर्लभ खनिजों को निकालने के लिए खनन करना पड़ता है और इस खनन से प्रदूषण होता है, इसमें लोग भी ज्यादा लगते हैं, पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। यही सब सोचते हुए इन विकसित देशों ने दुर्लभ खनिजों के उत्पादन से
खुद को अलग कर लिया। और इनकी सोच क्या थी, वो ये कि ये काम तो गरीब, जो विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश, उनमें ही किया जाए। इससे प्रदूषण होता है, इसमें बड़ी खपाई होती है, बहुत पैसा लगता है, इससे पूरी गंदगी फैलती है। और इसके बाद ये अमीर देश इन विकासशील जो देश हैं उनसे इन रेयर अर्थ मिनरल्स को आयात कर लेंगे, खरीद लेंगे। लेकिन समय बदला और समय के चक्र ने इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स को दुनिया के लिए तेल से भी ज्यादा जरूरी बना दिया है। चाइना ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया। जब पश्चिम के अमीर देश दुर्लभ खनिजों के उत्पादन को छोटा काम समझ रहे थे, अरे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज करेंगे, हम उनसे आयात कर लेंगे, खरीद लेंगे। और ये पश्चिमी अमीर देश जब इसको छोटा काम समझ रहे थे, इससे खुद को अलग कर रहे थे, तब चाइना ने इनके उत्पादन में सबसे ज्यादा निवेश किया। चाइना ने ना सिर्फ इन दुर्लभ खनिजों के लिए अपने देश में बड़े स्तर पर खनन किया, बल्कि वो इनकी प्रोसेसिंग में भी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। चाइना इस बात को शुरुआत में भी समझ गया था कि इन खनिजों का खनन तो कोई भी देश कर सकता है, लेकिन इन खनिजों को अलग करना, इन्हें प्रोसेस करके इस्तेमाल करने योग्य बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और यही बात चाइना के पक्ष में गई और उसने दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए दुनिया को खुद पर निर्भर बना लिया। आज स्थिति यह है कि दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का 70% खनन चाइना में हो रहा है। आप देखिए कि रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में दुनिया में इस वक्त कितना बड़ा इम्बैलेंस है, असंतुलन है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी होंगे, वो रेयर अर्थ मिनरल्स का, दुर्लभ खनिजों का 70% खनन चाइना में होता है। लेकिन जब प्रोसेसिंग की बात आती है तो 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से ही दुनिया में निर्यात होते हैं। दुनिया के जो देश अपने यहाँ खनन करके रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल रहे हैं, वो भी चाइना से ही इसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं। यानी चाइना ने क्या किया, उसने इसकी प्रोसेसिंग को एडवांस तरीके से करने में पूरा अपने आप को झोंक दिया। और यही जो बाकी जगहों पर इसकी माइनिंग हो भी रही है, वो फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए चाइना ही भेजते हैं, क्योंकि चाइना इस बात को समझता है। इसीलिए वो इन रेयर अर्थ मिनरल्स को, दुर्लभ खनिजों को अब हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, हथियार की तरह। आज भी राष्ट्रपति ट्रंप चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चाइना इन खनिजों पर लगाई गई पाबंदी को हटा दे और बदले में अमेरिका चाइना पर 100% टैरिफ को भी फिलहाल हटा देगा। आज अमेरिका और जापान के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर समझौता तो हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों देश रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग कर ही नहीं सकते। जापान को देखिए, आज जापान खुद अपने 60% रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए किस पर निर्भर करता है? चाइना पर। अमेरिका तो अपने 70% जो 70% उसका दुर्लभ खनिजों का की निर्भरता है, किस पर डिपेंड करता है? चाइना पर। अमेरिका में दुनिया के 14% रेयर अर्थ मिनरल्स का खनन होता है, लेकिन अमेरिका की बड़ी मजबूरी यह है कि वो इन खनिजों को रिफाइन करके इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसे चाइना से मदद लेनी पड़ती है। चाइना इन खनिजों के नाम पर दुनिया को इसलिए भी ब्लैकमेल कर पाता है क्योंकि अगर दुनिया को ये रेयर अर्थ मिनरल्स ना मिले तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फाइटर जेट, युद्धपोत, मिसाइल, ड्रोन, रडार सिस्टम और एमआरआई मशीनों का निर्माण नहीं हो सकता। अब कल्पना कीजिए, हथियार से लेकर आपका इलाज से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर आपका कम्युनिकेशन, एक दूसरे से जुड़ना, ये सब कुछ निर्भर करता है इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल से बने हुए सामान पर। अब आप सोचिए, अगर बाजार में मोबाइल फोन ना मिले, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनना बंद हो जाए, हथियार और सैन्य उपकरणों का भी निर्माण ना हो, तो दुनिया में कितनी अस्थिरता आ जाएगी। चाइना अभी यही खतरा दिखाकर सबको डरा रहा है और हमसे शुरुआत में भी कहा था कि तेल को लेकर दुनिया में 180 से ज्यादा युद्ध और सैन्य संघर्ष हुए और इनका कारण यही था कि तेल सभी देशों की जरूरत थी। आज इसी तरह रेयर अर्थ मिनरल्स, दुर्लभ खनिज पूरी दुनिया की जरूरत है और इनके 90% बाजार पर चाइना का एक छत्र राज है, कब्जा है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप भी दक्षिण कोरिया में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। ये मुलाकात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के वार्षिक सम्मेलन के बाद होगी
और कल हम इस मुलाकात का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। वैसे देखिए, इस मुलाकात से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दो बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील होने वाली है, और दूसरा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अच्छा दिखने वाला इंसान करार दिया।